जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये वाला है आप लोग का वीडियो 2। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है प्राथमिक क्रियाकलाप, और इसी प्रकार का आप लोग हेडिंग दीजिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है, जिसे वनों से खाद्य संग्रह, आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भाग में कृषि कार्य, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी दिया हुआ है उसको मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला परिभाषा को अगर भूल जाते हैं तो और एक तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिनमें लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को उदाहरण में ये सभी को लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य निजी समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। यानी दो देशों के बीच जो भी वस्तु का लेन देन होता है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसी को यहाँ पर व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये भारत है, ठीक है, ये अमेरिका है। तो ये दोनों देश के बीच जो भी वस्तुओं का लेन देन होगा, आयात निर्यात होगा, उसी को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नगर एवं महानगर की परिभाषा दे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है नगर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहते हैं, यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर कहते हैं। यहाँ पर देखिए महानगर में लिख देना है एक ऐसा नगर अथवा नगरों का समूह जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, उसे महानगर कहते हैं, ठीक है। अगर नगर बोला जाए तो 1 लाख से अधिक और महानगर बोला जाए तो 50 लाख से अधिक, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला आप लोग का सूत्र है। यहाँ पर देखिए आप लोग को लिखना है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये फार्मूला को भी लिख देते हैं, सूत्र को भी लिख देते हैं, तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है ग्रामीण बस्ती। इस प्रकार का आप लोग डैश दीजिएगा, ठीक है। वैसी बस्ती जिसमें लोग अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, ग्रामीण बस्ती कहलाती है। यानी ग्रामीण यानी गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा यानी मुख्य काम कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। जो गांव के लोग रहते हैं उन लोगों का जो काम होता है कृषि होता है, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, आखेट, ये सभी से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल आप लोग का आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, ये वाला में भी ये वाला सवाल काम आएगा, ठीक है। अगर इसको भी लिख देते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इस प्रकार का सवाल आता है, अगर इसको भी लिख देते हैं तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख देना है साक्षरता दर से यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग पढ़ तथा लिख सकते हैं उसे साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। साक्षरता का मतलब ये हुआ भाई जो आदमी जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसी को हम लोग साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पर्यटन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है लोग अपने मूल्य निवास स्थानों और कार्य स्थलों से थोड़े समय के लिए छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन तथा अन्य क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन का मतलब ये हुआ लोग अपने मूल्य निवास स्थानों को थोड़े समय के लिए छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर मनोरंजन तथा अन्य क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग पर्यटन बोलते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करे, यानी यहाँ पर रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये वाला परिभाषा को फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ से है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए भाई यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए, यानी सड़क परिवहन के क्या क्या लाभ है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है सड़क परिवहन के 3 लाभ निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में लिख देना है सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है, अर्थात रेल परिवहन से ये सस्ते होते हैं। यानी सड़कों को बनाने में, रास्ता बनाने में पैसा कम लगता है, जबकि रेल पटरी बिछाने में अधिक लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेल परिवहन से ये सस्ते होते हैं, यानी जो सड़क परिवहन है ये रेल परिवहन से सस्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दूसरा पॉइंट में लिख देना है इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। यानी सड़कों का निर्माण पहाड़ पर्वत हो कहीं पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए सड़क परिवहन में देखभाल की लागत कम होती है एवं यह सुविधाजनक तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में क्या अंतर है। यहाँ पर आप लोग को बताना है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है। ठीक है, जब भी अंतर कहेगा आप लोग इस प्रकार का बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, इधर लिखिएगा ग्रामीण बस्ती और इधर लिखिएगा नगरीय बस्ती। ठीक है, इस प्रकार का बॉक्स देख के बनाइएगा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ग्रामीण बस्ती। ठीक है, तो ग्रामीण बस्ती का देखिए भाई क्या क्या यहाँ पर है। पहला पॉइंट में लिख देना है यहाँ लोग मुख्यतः कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख देना है इन लोगों की क्रियाएं ग्राम से बाहर तक फैली होती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिख देना है इन बस्तियों का आकार छोटा होता है, जो गांव होता है वो छोटा होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है आधुनिक सुविधाएं कम होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं कम होती है। यहाँ पर देखिए आप लोग को 5वां पॉइंट में लिख देना है जनसंख्या घनत्व कम होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होता है। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर छठा पॉइंट में लिख देना है ग्रामीण बस्तियों में मकान बिखरे हुए होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर घर इधर उधर रहता है, बिखरे हुए रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट में आप लोग को लिख देना है ये प्रदेश कृषि प्रधान होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो खेती बाड़ी कृषि से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए 8वां पॉइंट में आप लोग को लिख देना है वायु प्रदूषण की समस्या नहीं है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग जस्ट यहाँ पर उल्टा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर नगरीय बस्ती है। ठीक है, यानी ग्रामीण बस्ती के जस्ट उल्टा यहाँ पर आप लोग को छापते जाना है। ठीक है, नगरीय बस्ती में यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में लिख देना है यहाँ के लोगों का व्यवसाय निर्माण उद्योग व्यापार तथा प्रशासन होता है। यानी शहर के लोगों का जो काम है व्यवसाय यानी उद्योग व्यापार ये सबसे जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ मानवीय क्रियाएं निर्मित क्षेत्र में सीमित होती है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा इन बस्तियों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, यानी जो शहर होता है वो बहुत बड़ा होता है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में आप लोग लिख दीजिएगा नगरों में परिवहन चिकित्सा शिक्षा आदि सेवाओं की अधिक सुविधा प्राप्त होती है। यानी शहरों में परिवहन की चिकित्सा शिक्षा ये सभी की अधिक सुविधाएं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट में लिख दीजिएगा जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। यहाँ पर देखिए छठा पॉइंट में लिखिएगा नगरीय बस्तियों में संचित निवास स्थल होता है, यानी देखिएगा नगर में। ठीक है, यानी शहर में घर यानी एकदम सटा सटा बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट में लिखिएगा ये प्रदेश उद्योग प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी जो शहर होता है देखिएगा शहर में तरह तरह के फैक्ट्री उद्योग लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8वां पॉइंट में लिख दीजिएगा नगरीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, यानी शहरों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण होती है। ठीक है, और यहाँ पर इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग को इस तरह का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इधर लिखिएगा धात्विक खनिज और इधर लिखिएगा अधात्विक खनिज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को लिखना है आंसर में धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। ठीक है, इसी प्रकार एकदम सेम लिखना है। तो इधर आप लोग को डैश देना है धात्विक खनिज। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है धात्विक खनिज ऐसे खनिज पदार्थ है जिनको गलाने से विभिन्न धातुओं की प्राप्ति होती है। यानी धात्विक खनिज को गलाने से तरह तरह की धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा पॉइंट में लिख देना है लोहा तांबा बॉक्साइट धात्विक खनिज है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को तीसरा पॉइंट में लिख देना है ये खनिज प्राय अग्नि चट्टानों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा इन्हें दोबारा पिघला कर भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, धात्विक खनिज को दोबारा पिघला कर भी प्रयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीका से बनाया जा सकता है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अधात्विक खनिज में देखिए क्या अंतर है, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को धात्विक खनिज का जितना भी यहाँ पर 4 पॉइंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर अधात्विक खनिज में मतलब जस्ट उसका उल्टा छाप देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अधात्विक खनिज पहला पॉइंट देखिए क्या है, अधात्विक खनिजों को गलाने से किसी भी धातु की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी अधात्विक खनिज को गलाने से कोई भी धातु की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, कोयला, नमक, संगमरमर, पोटास अधात्विक खनिज है। ठीक है, जैसे कि कोयला, ठीक है, एक बार यूज करेंगे तो ये राख बन जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नमक, ठीक है, इसका भी दोबारा कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख देना है, ये खनिज प्रायः तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिख देना है, इन्हें पिघला कर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और धात्विक खनिज को पिघला कर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को जस्ट उल्टा छाप देना है। ठीक है, धात्विक खनिज का जितना भी 4 पॉइंट है सभी को याद कर लीजिएगा और अधात्विक खनिज में एकदम उसका उल्टा छाप देना है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है क्यों? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, सड़क मार्ग एक निश्चित स्थान तक परिवहन को सुनिश्चित करता है, जबकि रेल मार्ग से सिर्फ रेलवे स्टेशन तक का ही परिवहन संभव है। सड़क मार्ग एक लचीला माध्यम है, सड़क मार्ग के साधनों को कहीं भी रोका जा सकता है या दूसरे मार्ग पर चलाया जा सकता है, लेकिन रेलवे को सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही रोका जा सकता है। देखिए सड़क मार्ग के द्वारा हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं और अपने वस्तुओं को अपने घर तक भी पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि रेलवे के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से हम लोग केवल रेलवे स्टेशन तक ही जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन तक ही रुक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख दीजिएगा, ग्रामीण बस्तियों की समस्या निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है, भारतीय कृषि ग्रामीण बस्तियों में अधिक की जाती है, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होने से सिंचाई करने में असुविधा होती है। यानी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी तो होता है, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होता है। ठीक है, असुविधा हो जाती है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन स्तर निम्न बना रहता है क्योंकि लोगों की आय कम रहती है, यानी पैसा कम रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है जिससे कुशल मानवीय संसाधन कम रहता है। ठीक है, इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं कम रहती है। पांचवा पॉइंट में देखिए, ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा का स्तर निम्न रहता है, यानी कम रहता है। छठा पॉइंट देखिए, ग्रामीण बस्तियों में अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सातवां पॉइंट में लिख दीजिएगा, ग्रामीण बस्तियों में परिवहन और चिकित्सा की सुविधाएं कम रहती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारक निम्न है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता, मानव उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी मानव वहीं पर बसना खोते हैं जहां पर जल की सुविधा हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, भू आकृति, भूमि की प्रकृति संरचना एवं उसके स्वरूप मानवीय निवास को प्रभावित करते हैं। पहाड़ी प्रदेश के विपरीत जहां समतल मैदान होते हैं वहां जनसंख्या घनी पाई जाती है। देखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी प्रदेश में यानी कम जनसंख्या रहता है। ठीक है, जबकि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या की आबादी अधिक होती है, घनी पाई जाती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख दीजिएगा, जलवायु। ठीक है, मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहां की जलवायु उसके स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि सड़क परिवहन द्वारा बस, ट्रक, ट्रॉली, ई रिक्शा इत्यादि द्वारा बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। साथ ही सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। वास्तव में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इस परिवहन के द्वारा आर्थिक विकास तेजी के साथ होता है। यहाँ पर सड़कों की मुख्य विशेषता है, लोग गाड़ी के माध्यम से यानी सड़कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं, अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं,
और जो भी हमारे देश में प्रोडक्ट तैयार होता है, वस्तुएं तैयार होती है, उसको भी एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है, जिससे हमारा देश आर्थिक विकास में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग समझ गए। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।